नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने कार्यक्रम चौपाल में। मैं हूं आपके साथ श्वेता और आज चौपाल में हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं, इस खास कार्यक्रम में हम आपके लिए लेकर आए हैं पर्यावरण के साथ कृषि। जी हां, आज हम जानेंगे पर्यावरण के साथ कृषि का विकास कैसे होता है और पर्यावरण आखिरकार इसका संरक्षण क्यों आवश्यक है। जैसे कि हम सभी जानते हैं, पर्यावरण या फिर ये प्रकृति हमारे लिए एक उत्सव लेकर आती है। हम जितने प्रकृति के करीब होते हैं, हम उतने ही प्रफुल्लित और हर्ष से भरे हुए होते हैं। हर श्रृंगार के फूलों की बारात जब आती है तो जीवनदायिनी धरती पर हरितमा सी छा जाती है और हर जगह खुशबू ही खुशबू होती है। इसी तरह जब खेतों में बालियां आती हैं तो वो भी एक उत्सव लेकर आती हैं। धान और गेहूं की ये बालियां मौन रूप से आमंत्रण देती हैं कई सारी चिड़ियों और पक्षियों को। तो ऐसे ही प्रकृति हमें और हमारे आसपास सारे वातावरण को खूबसूरत बनाती है। तो आज हम बात करने वाले हैं एक खास विषय विशेषज्ञ से, जो एक पर्यावरणविद हैं। जी हाँ, मैं आपकी मुलाकात करवाने वाली हूँ डॉक्टर डीपी कन्नौजिया जी से। तो आइए उनसे बातचीत करते हैं और उनसे जानते हैं पर्यावरण के विषय में। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम चौपाल में। और आपसे जानना चाहेंगे कि पर्यावरण संरक्षण क्यों आवश्यक है। देखिए, जो प्राकृतिक पर्यावरण है उसके मुख्य घटक, मुख्य तत्व जो हैं वन, झील, नदी और वन्य प्राणी हैं। इनका संरक्षण और संवर्धन किया जाना बहुत आवश्यक है। जी। जो हमको संवैधानिक कर्तव्य बोध दिया गया है उसमें ये कहा गया है कि हमको इनका संवर्धन करें तथा इनके प्रति, प्राणियों के प्रति एक आदर का, श्रद्धा का और एक स्नेह का भाव रखें। जब वन की बात होती है तो वन सबसे प्रथम स्थान पर है। वन यानी पेड़ पौधे, बिल्कुल। ये प्रथम स्थान पर पर्यावरण पे रखे गए हैं। और वनों से जो फायदे और जो पेड़ों से जो लाभ हैं उसकी वजह से इसको ये स्थान दिया गया है। अब जो पेड़ है उससे सर्वप्रथम तो हमें वायु प्राप्त होती है, प्राणवायु प्राप्त होती है। उससे हमें काष्ठ और ईंधन प्राप्त होता है। वर्षा में भी ये पेड़ पौधे वन सहायक होते हैं। जी। फिर वन में जो उसके पत्तियां हैं, विभिन्न प्रकार के फूल हैं, फल हैं, उनसे बहुत सी औषधियां हमको प्राप्त होती हैं। तो वन, या यूं कहें कि पेड़ हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण वस्तु है। उसको हमें लगाना चाहिए, हम और जो लगे हैं उनकी देखभाल करना चाहिए, उनका संवर्धन करना चाहिए। जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने। पेड़, प्रकृति, पर्यावरण हमारे लिए जीवन देने का स्रोत है। अगर ये सब नहीं होगा तो हमारा जीवन बहुत कठिन हो जाएगा, हमें प्राणवायु की कमी हो जाएगी। और आप सभी जानते हैं कि प्राणवायु की कमी से कई सारी बीमारियों का सामना तो हमें करना ही होता है और साथ ही साथ हमारी दैनिक जीवन दिनचर्या भी प्रभावित होती है। इसीलिए पेड़ों का हमारे आसपास होना और इसके साथ साथ उनका संरक्षण करना हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है। डॉक्टर साहब, अगर आपसे ये जानना चाहें कि अगर हम अपने पर्यावरण को संरक्षित सही रूप से करते हैं, तो अगर हम ये बात करें कि कृषि को हम किस तरीके से बचा सकते हैं या कृषि में कौन कौन से ऐसे फायदे हमें हो सकते हैं, तो उसके विषय में कुछ बताएं। देखिए, कृषि का जहाँ तक संबंध है, पेड़ पौधे जो हैं उनसे उनको प्राकृतिक खाद प्राप्त होती है। और जो क्लाइमेट चेंज वाली बात है, वातावरण गर्म हो रहा है, किसान ये अनुभव कर रहे हैं कि जब ज़्यादा गर्मी पड़ जाती है तो हमारी फसल कम होती है, उत्पादन कम होता है। तो अगर पेड़ पौधे हैं खेतों के आसपास, गांव में जंगल है, तो जैसा कि आप जानते हैं कि पेड़ के जो
पत्ते हैं वो दोहरा काम करते हैं, दोहरा लाभ देते हैं। एक तो हमें ऑक्सीजन उनसे प्राप्त होती है, दूसरी उनमें जो है कार्बन डाइऑक्साइड को सोखने की क्षमता है और उसको छोड़ने का अधिकार उन्हीं के पास है। उस ऑक्साइड को कब छोड़ा जाए ये वो स्वयं तय करते हैं। तो अगर पेड़ पौधे हो जाते हैं तो ये जो क्लाइमेट चेंज वाली बात है, जी। वातावरण गर्म होने वाली बात है, ये काफ़ी हद तक रुक सकती है, थम सकती है। जी 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 बिल्कुल। जैसा कि डॉक्टर साहब आपने बताया कि पर्यावरण संरक्षण बेहद आवश्यक है और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, जैसे कई तरह के प्रदूषण की बात भी आपने की, तो इन सब से इनकी रोकथाम भी की जा सकती है। तो अगर मैं बात करूं तो आप पिछले कितने वर्षों से पर्यावरण संरक्षण को बचाने की मुहिम चला रहे हैं और आपने क्या कुछ खास ऐसा किया है, हमारे दर्शकों को बताएं। मैं पिछले 25 वर्ष से इस काम में लगा हुआ हूँ। जी भोपाल में एक रचना नगर टाउनशिप है, वहाँ मैं रहता हूँ। तो वहाँ एक 1.5 एकड़ के सर्किल में मैंने 50 पौधे रोपे थे जी जी और उनकी देखभाल करता रहा, पानी देता रहा और आज वो बड़े बड़े वृक्ष हो गए हैं और एक वन वाटिका का, लघु वन वाटिका का आकार उन्होंने ले लिया है। और आप वहाँ देखेंगे और जैसा आपको जानकारी होगी कि रचना नगर का जो क्षेत्र था वो बहुत पथरीला और शुष्क एरिया था, कोई भी वृक्ष वहाँ नहीं थे। केवल एक वट वृक्ष छोटा सा था, बाकी सब वो जंगली पथरीला इलाका था और वहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती थी। दूसरा, साइड से रेलवे लाइन निकली है तो उस समय डीजल इंजन चलते थे, तो उनका धुआं वो कुछ ऐसा टर्न सा है वहाँ पर, तो दोनों ओर के इंजन जो हैं वो अपनी स्पीड कम करते थे और स्पीड लेते थे, तो वो धुआं काफ़ी उड़ता था और हार्न का प्रदूषण बहुत तेज़ी से वहाँ होता था। जी। पर जब से ये वृक्ष लग गए तो वो चीज़ कम हो गई है। अब वो ना तो धुआं आता है और ना ही वो हार्न की ध्वनि घरों में आती है। जी, बहुत अच्छी बात है। अब जैसा आपने बताया कि तकरीबन 1.5 एकड़ की जी हाँ, 1.5 ज़मीन पर एकड़। आपने जो है इतने सारे पौधे लगाए, इतने जो अब वृक्षों का रूप ले चुके हैं, तो हम जानना चाहेंगे कि आपने कौन कौन से ऐसे वृक्ष लगाए हैं अपने घर के आसपास जिससे आप ही नहीं उस क्षेत्र के सभी लोग लाभान्वित हो रहे हैं। देखिए, मेरा इरादा ये था कि मध्य प्रदेश के वनों में जो मानक वृक्ष हैं, जाने पहचाने वृक्ष हैं, वो वहाँ उनकी एक एक वानगी वहाँ पर लगाई जाए और इसमें मैं काफ़ी कुछ सफल हुआ हूँ। वर्गीकरण करके आपने अलग अलग हाँ, तरीके के वृक्ष लगाए होंगे, मुझे लगता है। हाँ, जिसमें कुछ औषधीय होंगे और कुछ इमारती लकड़ी के होंगे। हाँ जी, इसी तरह उसका वर्गीकरण किया है मैंने। तो उसमें इमारती लकड़ी है, इमारती वृक्ष हैं, जैसे सबसे पहले सागौन सबसे ऊपर आता है, फिर ये साल है, खमेर है, इस तरह के वृक्ष वहाँ लगे हैं। और औषधि हैं, औषधि में हर्रा, बहेड़ा, आंवला ये हैं। और अगर वनोपज की बात करूँ मैं तो वन उपज की बात करें तो महुआ है, चिरौंजी है और इस तरह के वृक्ष हैं। कबीठ है जी, चंदन है, चंदन है, चिरौंजी है, इस तरह के वृक्ष वहाँ पर लगे हुए हैं। जी, यानी कि लगभग आपने कितने वृक्ष होंगे डॉक्टर साहब ये वृक्ष जो हैं 50 हैं, तो 50 में करीब 45-46 वृक्ष बहुत बड़े हो गए हैं। अच्छा। ये जो 5 बचते हैं ये भी बड़े बड़े वृक्ष थे, पर ये तूफान में, आंधी में गिर गए, तो
तो फिर उनकी जगह पर उन्हीं वैरायटी को, उन्हीं प्रजाति के वृक्ष पौधे मैंने लगा दिए हैं और वो भी करीब 7-7, 8-8 फीट के हो गए हैं। जी, पर्यावरण संरक्षण की जब भी बात होती है तो हम पर्यावरण को अपनी आस्था से भी जोड़कर देखते हैं। हम वृक्षों में भगवान के बसने की कल्पना करते हैं और उन्हें पूजते हैं। नदियों को हमने माँ की जो है उपाधि दी है और इसी तरह उनके पानी से हमारा जीवन चलता है। तो मैं जानना चाहूँगी कि आपने कुछ ऐसे वृक्ष भी लगाए होंगे जिनमें आपकी आस्था बसती होगी? हाँ, हैं इस तरह के वृक्ष हैं, पीपल है, वट है, समी है। जी। ये 3 वृक्ष जो वहाँ पर इस प्रकार के हैं, जो वहाँ पर महिलाएं पूजा करने भी आती हैं। और समी की पत्ती भगवान शंकर को चढ़ाई जाती है, उसको लेके जाते हैं। पीपल है, बील है, बील है और आंवला है। इस तरह वो वृक्ष हैं। जी, बहुत अच्छी बात है। तो इस तरीके से ऐसे लगभग 50 वृक्ष डॉक्टर डीपी कन्नौजिया जी ने 1.5 एकड़ की ज़मीन पर अपने घर के आसपास लगा रखे हैं और उन्होंने इसका एक अलग ही वातावरण बना रखा है। वहाँ पर स्वच्छ हवा है, वहाँ पे ढेर सारे पंछी आते हैं, बच्चे खेलते हैं और इस तरीके से एक छोटा सा अपना खुद का लघु वाटिका उन्होंने तैयार किया है, जिससे सिर्फ वो और उनका परिवार ही नहीं, आसपास के क्षेत्र के सभी लोग लाभान्वित हो रहे हैं और अपने स्वास्थ्य को बेहतर करने के लिए वो उस पार्क में घूमने भी आते हैं, वहाँ चहलकदमी भी करते हैं और प्रकृति का आनंद उठाते हैं। अगर देखा जाए तो दर्शकों, प्रकृति चीज़ ही ऐसी है जिसके सम्मिश्रण से हम बने हैं। जैसे कहा जाता है कि 5 तत्वों से हमारा शरीर बना है, इसमें प्रकृति का भी एक अहम हिस्सा है, एक महत्वपूर्ण भूमिका है। और आइए अब कुछ और जानते हैं डॉक्टर डीपी कन्नौजिया जी से इसी विषय में। जैसे कि आपने बताया कि आपने तकरीबन 50 पेड़ वहाँ पर लगा रखे हैं। हाँ। तो आप अक्सर अपना समय वहीं बिताते होंगे, तो आप से जानना चाहेंगे कि वहाँ कौन कौन से पंछी आते हैं और आप कितना समय उस वाटिका में बिताते हैं? अब देखिए, वो जो वाटिका है, उस वहाँ जो पक्षी प्रवास करते हैं, रह रहे हैं, उनकी ध्वनि से, उनकी आवाज़ से, उनकी कलरों से ही सवेरा होता है जी। उनकी चहचहाहट जो है कमरे में पहुंच जाती है और लगता है कि भाई सवेरा हो गया। यानी यूँ समझिए 4, 4:30 बजे से कोयल कूकने लगती है और जो पक्षी हैं वो चहचहाने लगते हैं और ये क्रम चलता रहता है सूर्योदय होने तक। तो हम लोगों का जो उठने का टाइम टेबल है, उठने की जो बात है, वो इन पक्षियों ने कंट्रोल कर रखी है, ये उसको रेगुलेट करते हैं। जी जी जी, ये बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही सुंदर बात है ये कि पक्षियों की चहचहाहट से अगर आपकी सुबह हो रही है तो देखिए आपका पूरा दिन बहुत ही शुभ और मनोरम बीतेगा। डॉक्टर साहब, आपसे जानना चाहेंगे कि आप इतना प्रशंसनीय कार्य समाज के लिए, अपने शहर के लिए, लोगों के लिए कर रहे हैं, तो क्या कुछ खास आपको मिला है इससे और आप कैसा महसूस करते हैं और क्या आपको कई सारे अवार्ड्स भी मिले हैं, इसलिए कुछ हमारे दर्शकों को बताएं। सबसे पहला तो ये है कि मुझे बड़ी मानसिक शांति मिलती है, मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है कि चलो मैंने ये काम किया और ये वृक्ष बड़े बड़े हो गए हैं। तो एक आत्म सुख जो है, एक विशेष प्रकार की खुशी और एक संतोष पैदा होता है। जी जी जी। और जहाँ तक पुरस्कार का सवाल है, तो वो वृक्षों के बारे में और इस काम के बारे में मीडिया में काफ़ी कुछ समय समय पर आता रहा और अभी 2018 में मध्य प्रदेश बायोडाइवर्सिटी बोर्ड, जो कि वन विभाग का एक अंग है, उसने मुझे शहरी क्षेत्र में पौधों का विकास इस थीम पर
मुझे प्रदेश का दूसरा पुरस्कार देकर जी। सम्मानित किया है। जी, बहुत बहुत खुशी की बात है ये कि मध्य प्रदेश जैव विविधता बोर्ड के द्वारा जो है डॉक्टर डीपी कन्नौजिया जी को प्रोत्साहन पुरस्कार भी दिया गया कि उन्होंने शहर में एक छोटी सी लघु वाटिका बनाई है और इस इकोसिस्टम को तैयार किया है जिससे आसपास के लोगों को एक अच्छा प्राकृतिक वातावरण मिल सके। कन्नौजिया जी, आपसे जानना चाहूँगी अब मैं, एक बहुत ही खास प्रश्न मेरे पास है कि पर्यावरण संरक्षण में आम जन की क्या भूमिका हो सकती है? पब्लिक पार्टिसिपेशन की अगर हम बात करें, जन सहभागिता की अगर हम बात करें, तो लोगों को कैसे जोड़ा जाए और उन्हें कैसे जागरूक किया जाए, इस विषय में कुछ बताएं। देखिए, क्या है, मेरा अनुभव जो मैंने काम किया है इसी से जुड़ा हुआ है। जी जब मैंने ये काम चालू किया पौधे लगाने का और लगवाने का, तो उस समय बहुत से लोगों ने इस विचार को, इस आइडिया को पसंद नहीं किया। लोगों के दिमाग में ये बात थी कि भाई ये जो पेड़ पौधे हैं ये बड़े हो के सिवाय कचरा फैलाने के, कचरा देने के सिवा और कोई काम नहीं करेंगे। जी पर जैसे जैसे वो वृक्ष बड़े हुए तो लोगों के सोच में फ़र्क पड़ा। कई लोगों ने ये कहा कि भाई अब ये यहाँ वातावरण काफ़ी ठंडा है, पंखा रात को नहीं चलाना पड़ता है, और हमारी गाड़ियाँ वगैरह भी जो हैं वो छाया में रखी जाती हैं, उनको कवर अवर करने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह लोगों के सोच में थोड़ा परिवर्तन हुआ है। तो उसको मैंने देखा कि कई बार मुझे काम के लिए कुछ चंदा वगैरह इकट्ठा करना पड़ता था, लेबर लगाना है, तो मैं हर लोगों के पास जाता था तो लोग सहर्ष वो कंट्रीब्यूशन जो भी 20-25-100 रुपए का रहता था वो बराबर देते थे। तो कोई अब उसमें ये नहीं है कि कोई विरोध हो या कोई उनके सोच में ये हो कि भाई इससे हमें कोई नुकसान पहुंच रहा है, बल्कि लोग जो है अब वो उसको एप्रिशिएट करते हैं। अब जैसे आंवला फलता है, आंवला लोगों को मिल रहा है, और रीठा नेचुरल सोप है उसका फल मिल रहा है, वो लोग बीन के ले जाते हैं। और ये त्रिफला, आंवला, हर्रा, बहेड़ा, इसके फल बीन के ले जाते हैं, इससे कुछ चूर्ण वगैरह बनाते हैं। तो इस तरह वो अपरोक्ष रूप से तो उनको लाभ दे ही रहा है, परोक्ष रूप से भी ये कुछ फल जो हैं वो लोगों को मिल रहे हैं और उससे वो अपना चूर्ण वगैरह बना रहे हैं। जी जी जी। अब जानना चाहेंगे आपसे डॉक्टर साहब कि कितना समय आप देते हैं और एक पौधे की देखभाल लगभग कितना समय लेती है? जैसे कि अगर आज हमने कोई पौधा लगाया है तो उसके वृक्ष बनने में तो काफ़ी समय लगता है, तो अगर हम बात करें तो कितना समय उसे दिया जाना चाहिए? शुरुआत के कितने सालों की सेवा वो मांगता है? कम से कम 7-8 साल आपको उसकी देखभाल करना पड़ेगी। जी। कारण ये है कि जो पौधे अपने को नर्सरी से मिलते हैं या आप बीज से लगा के जमाते हैं, तो वो 3 साल की आयु का पौधा होना चाहिए, और उसको 3 साल की आयु का पौधा अपन ज़मीन में लगाएंगे और पानी वगैरह देंगे तो वो जल्दी से अपना जड़ें पकड़ लेगा और वो बढ़ने लगेगा। जी जी जी। और तो इस तरह उसमें आपको बरसात को छोड़कर हफ्ते में कम से कम एक बार 10-12 लीटर एक बाल्टी पानी उसमें देना पड़ेगा। और ये आप समझिए 15 जून तक आपको ये करना पड़ेगा, तब पानी आ जाता है, उसके बाद बारिश आ जाती है तो फिर वो उस काम से आप फुर्सत पा जाते हैं। दूसरा क्या है कि कॉलोनियों में, शहरों में क्या है कि पशुओं का, बकरियों का, इनका भी प्रहार पौधों पे होता है, तो ट्री गार्ड उसमें लगाना ज़रूरी है जिससे कि वो उसको नष्ट ना कर पाएँ। बिल्कुल। हाँ, तो इस तरीके से जो है इसे संभाल कर रखना होगा और एक पौधे को तकरीबन 7 से 8 वर्ष की आयु तक सहेजना ले जाना होगा। पड़ेगा। आप जब 7-8 वर्ष की आयु तक ले जाएंगे तो वो
समझिए 10 फीट का करीब हो जाएगा बिल्कुल। और जानवरों की पहुंच से बाहर हो जाएगा। जी 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 जी, बहुत अच्छी बात है। तो दर्शकों, यहाँ जाना हमने कि किस प्रकार से एक बार फिर यानी पुनः स्मरण करने की आवश्यकता है कि हम पर्यावरण को किस प्रकार से संरक्षित कर सकते हैं। साथ ही साथ इसमें हमें पौधों के संरक्षण की आवश्यकता है, जल के संरक्षण की आवश्यकता है, इसके अलावा हमें वृक्षों के संरक्षण की आवश्यकता है और साथ ही साथ ऊर्जा के संरक्षण की भी आवश्यकता है। इस प्रकार से हम अपने पर्यावरण को बचा सकते हैं और एक मुहिम चला सकते हैं और सारे लोगों को इस मुहिम से जोड़कर आगे बढ़ सकते हैं। मैं धन्यवाद करना चाहूँगी डॉक्टर कनौजिया जी का कि जो हमारे साथ कार्यक्रम में आए और उन्होंने इस विषय में इतनी अच्छी जानकारी दी। दर्शकों, अब समय हो गया है आपसे विदा लेने का। जाते जाते मैं चंद पंक्तियाँ कहना चाहूँगी कि पेड़ लगाओ आया सावन, हर विरवा तुलसी सा पावन, वृक्षों में बसते भगवान, अगर सके मानव पहचान, जंगल जंगल करे पुकार, हमको दो वृक्षों का प्यार, पेड़ लगाना पुण्य महान, काशी काबा तीर्थ समान। तो आप भी अपने जीवन में वृक्ष लगाएं जिससे हम अपने पर्यावरण को बचा सके, अपनी पृथ्वी को बचा सके और आने वाले कल को बचा सके। आपसे कार्यक्रम में हम विदा लेते हैं, लेकिन चलते चलते आपके लिए यहाँ पर प्रस्तुत है प्रकृति से जुड़ी हुई एक लघु फिल्म। नमस्कार। भोजन, जल और शुद्ध वातावरण हमारे जीवन का मुख्य आधार है और कृषि इसका मूल स्तंभ। पिछले 60 वर्षों में विज्ञान आधारित कृषि का व्यापक प्रसार हुआ है। साथ ही कृत्रिम संसाधनों के बढ़ते प्रयोग से कृषि की सतत क्षमता पर चिंताएं बढ़ी हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व के अंतर्गत रसायन मुक्त जैविक खेती एक महत्वपूर्ण प्रयास है। रसायन मुक्त जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए 5 वर्ष पूर्व सरकार ने परंपरागत कृषि विकास योजना तथा उत्तर पूर्व भारत में जैविक मूल्य श्रृंखला योजनाएं आरंभ की। ऑर्गेनिक फार्मिंग को देश भर में बढ़ावा देने के लिए सरकार अनेक प्रयास कर रही है। इसके लिए परंपरागत कृषि विकास योजना के तहत काम किया जा रहा है। न सिर्फ ऑर्गेनिक फार्मिंग को बल दिया जा रहा है, बल्कि उसके लिए वैल्यू एडिशन और मार्केट की व्यवस्था भी की जा रही है। भारत सरकार एवं किसानों के सम्मिलित प्रयासों से आज देश के लगभग 36 लाख किसान 38 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में जैविक खेती कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त हमारे देश के अनेक ऐसे क्षेत्र हैं जहां आज भी पारंपरिक जैविक खेती हो रही है। इन पारंपरिक जैविक क्षेत्रों को जैविक प्रमाणीकरण सुलभ कराने हेतु पीजीएस के अंतर्गत लार्ज एरिया सर्टिफिकेट का प्रावधान किया गया है। इस प्रक्रिया की विशिष्टता ये है कि इसमें प्रमाणीकरण मात्र 2 से 3 महीनों में हो जाता है, जबकि सामान्य परिस्थितियों में इसमें 2 से 3 वर्ष का समय लगता है। अंडमान निकोबार केंद्र शासित प्रदेश के कार निकोबार एवं नैन काउरी द्वीप समूह देश के सर्वप्रथम ऐसे प्रमाणीकृत जैविक क्षेत्र हैं। अभी हाल ही में संपूर्ण लक्षद्वीप को जैविक खेती के रूप में प्रमाणित किया गया है। वर्ष 2016 में सिक्किम राज्य पूर्ण जैविक कृषि राज्य के रूप में प्रमाणित हो चुका है। सुदूर उत्तर में हिमालय श्रृंखला के बीच स्थित लद्दाख ने भी पूर्ण जैविक के लक्ष्य की ओर बढ़ना शुरू कर दिया है। जैविक उत्पादों को बाजार सुलभ कराने तथा किसानों की उपभोक्ताओं तक पहुंच बनाने के लिए एक समर्पित जैविक खेती पोर्टल भी बनाया गया है। जैविक खेती पोर्टल के जानकारी मंच और विपणन मंच के माध्यम से किसानों को उच्च गुणवत्ता उत्पादन तथा बाजार उपलब्ध कराया जा रहा है। आशा है देश के सभी राज्य अपने जैविक क्षेत्रों का विस्तार करेंगे और देश में जैविक कृषि क्रांति को मजबूत करने में योगदान देंगे। जैविक उत्पादों की देश और विदेशों में बढ़ती मांग तथा जैविक उत्पादों का बढ़ता बाजार, किसानों की उपभोक्ताओं तक पहुंच तथा जैविक एफपीओ द्वारा जैविक कृषि व्यापार में भागीदारी हमारे किसानों को अपनी आय बढ़ाने का अवसर दे रहा है। पिछले 5 वर्षों में जैविक कृषि उत्पादों का निर्यात दोगुने से अधिक बढ़कर 7,000 करोड़ रुपए से अधिक का हो गया है और इसमें प्रतिवर्ष 20% से अधिक की वृद्धि हो रही है। उम्मीद है पारंपरिक क्षेत्र के किसान भी इस बढ़ते बाजार से लाभान्वित होंगे और जैविक कृषि आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे।
किसानों की मुस्कान, समृद्ध हिंदुस्तान की है पहचान।